नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां जुटी हुई हैं और कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है और यही कारण है कि यूपी पर बीजेपी का पूरा फोकस है। यूपी को लेकर बीजेपी लगातार प्लान्स बना रही है और बीजेपी के इसी प्लान पर हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारियां देंगे। अब इस वक्त बड़ी खबर यह है, सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि यूपी के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार है। 18 सांसदों के कट सकते हैं टिकट और कई नए चेहरों को टिकट दिए जाने की संभावना है। कई मौजूदा सांसदों के टिकट पर सस्पेंस बना हुआ है। यह बड़ी खबर, यह यूपी के लिए बीजेपी का जो मेगा प्लान है उसका यह बड़ा हिस्सा। 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं और यूपी की हारी सीटों को लेकर भी बीजेपी ने अहम रणनीति बनाई है। बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाई है, बड़ी रणनीति बनाई है और इस प्लान के बारे में, इस रणनीति के बारे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बीजेपी का यूपी प्लान क्या है? 18 एमपीज का टिकट कट सकता है, यह उस मास्टर प्लान का बड़ा हिस्सा। कुछ सांसदों की सीट बदली जा सकती है, मतलब टिकट तो दिया जाएगा लेकिन सीट बदल दी जाएगी। जातीय समीकरण के हिसाब से इस बार टिकट दिए जा सकते हैं बीजेपी के द्वारा उत्तर प्रदेश में, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और सबसे ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी की हारी सीटों पर क्या समीकरण है? अगर सहारनपुर सीट की बात करें, राघव लखनपाल वहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थे। अब यहां पर आने वाले लोकसभा चुनाव में नया चेहरा प्रस्तुत किया जा सकता है बीजेपी के द्वारा। अब आपको बताएं कि बिजनौर सीट, ये हारी हुई सीटों पर समीकरण बता रहे हैं हम आपको। 2019 के प्रत्याशी थे कुंवर भारतेंद्र सिंह और इस वक्त जो प्लानिंग है उसके हिसाब से नया जाट चेहरा दिया जा सकता है बीजेपी की ओर से आने वाले लोकसभा चुनाव में। अब आपको बताते हैं नगीना सीट के बारे में। 2019 में प्रत्याशी थे यशवंत सिंह, यहां पर टिकट पर सस्पेंस है आने वाले लोकसभा चुनाव में। फिर से आपको बताते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। मुरादाबाद की सीट की बात करें, जहां पर समाजवादी पार्टी जीती थी, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी थे कुंवर सर्वेश कुमार। यहां पर भी नया चेहरा संभव है, पार्टी नया चेहरा दे सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव में। संभल सीट की बात करें, यहां भी समाजवादी पार्टी जीती थी। 19 में बीजेपी के प्रत्याशी थे परमेश्वर लाल सैनी, यहां भी टिकट पर सस्पेंस है आने वाले लोकसभा चुनाव में। यह है यूपी में बीजेपी की स्ट्रेटजी। अमरोहा सीट देखिए, कंवर सिंह तंवर 19 में प्रत्याशी थे, यहां भी टिकट पर सस्पेंस है। मैनपुरी सीट 2019 में प्रत्याशी थे प्रेम सिंह शाक्य, नया उम्मीदवार दे सकती है बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में। रायबरेली की बात करें, दिनेश प्रताप सिंह वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी थे। 2019 में आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी और को टिकट दिया जा सकता है। अंबेडकर नगर में 2019 के प्रत्याशी थे मुकुट बिहारी वर्मा, यहां भी नया चेहरा संभव है, पार्टी के द्वारा दिया जा सकता है। श्रावस्ती में दद्दन मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी थे पिछले लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में नया चेहरा मुमकिन है। लालगंज सीट पर नीलम सोनकर प्रत्याशी थी बीजेपी की, यहां भी नया चेहरा दिया जा सकता है पार्टी के द्वारा। घोसी लोकसभा सीट पर हरिनारायण राजभर बीजेपी के उम्मीदवार थे पिछले लोकसभा चुनाव में, यहां भी नया उम्मीदवार संभव है। ऐसे ही गाजीपुर सीट में मनोज सिन्हा उम्मीदवार थे 2019 में, आने वाले लोकसभा चुनाव में एसबी यानी कि सुहेलदेव समाज पार्टी को यहां पर यह सीट दी जा सकती है गठबंधन में। जौनपुर में कृष्ण प्रताप सिंह पिछले उम्मीदवार थे, यह भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जा सकती है टिकट 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर बदल सकते हैं चेहरे बीजेपी के द्वारा, पार्टी के द्वारा। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की इस रणनीति पर और ज्यादा विस्तार से बताएंगे हमें और रोशनी डालेंगे। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पहले नीरज पांडे का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि यह परिवर्तन क्यों संभव है। बहुत स्वाभाविक सा सवाल है नीरज, यह परिवर्तन क्यों हो सकता है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी एक अगले 20 साल के लिए राजनीति के लिए एक मानक स्थापित करना चाहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए जिनमें 3 में उनकी सरकारें बनी और तीनों राज्यों में उन्होंने नए चेहरों को दिया और उन चेहरों को दिया जिनकी एज कमोबेश 50 से लेकर 55-60 के बीच में रही। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये है कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसे लोगों को दिया जाए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए जो अगले 20 साल की राजनीति में फिट बैठ सकें। इसीलिए वो बहुत सारे पुराने जो कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी एंटी इनकम्बेंसी है या वो अपने क्षेत्र में विजिबल नहीं रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इरादा है कि कुछ नए और फ्रेश चेहरे दिया जाए ताकि जो हमारे वोटर्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत मान लीजिए कैंडिडेट को लेकर निराशा है, वो उन निराशाओं को दूर किया जा सके और पार्टी का जो गोल है कि अगले 20 साल की राजनीति के लिए एक टीम दी जाए, एक फौज दी जाए सांसदों की, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी राजेंद्र। ठीक है नीरज, यूपी में जो टिकट पर सस्पेंस है उसके बारे में कुछ और जानकारियां, कुछ और डिटेल्स आपको देते हैं। 2019 में देखिए, 2019 में प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी विजयी रही थी, उनके टिकट पर सस्पेंस है, टिकट कट सकता है उनका। ऐसे ही आपको बताएं, मछली शहर में बीपी सरोज चुनाव जीते थे, उनका टिकट कट सकता है, उनके टिकट पर सस्पेंस है। और आपको बताएं कि कौशांबी में विनोद सोनकर जीते थे, उनकी सीट बदलेगी, नया चेहरा वहां पर संभव है, इसलिए सस्पेंस है। आपको बताएं भदोही सीट पर रमेश चंद्र बिंद जीते थे और नया चेहरा वहां भी संभव है। इसके अलावा आपको बताएं कि बलिया में वीरेंद्र मस्त विजयी रहे थे 2019 में, यहां इस बार उनके टिकट पर सस्पेंस है। अगला आपको बताएं, यूपी में टिकट पर जो सस्पेंस चल रहा है उसके बारे में डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जहां पर पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे थे, वहां पर क्या हो सकता है, इस पर संशय बना हुआ है और उसी सस्पेंस के बारे में हम आपको इन ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। बलिया सीट पर वीरेंद्र मस्त जीते थे, लेकिन वहां पर सस्पेंस है। अब इस बीच में हलचल क्या है उत्तर प्रदेश में, आइए आपको अब वीरेश पांडे के पास लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, इन खबरों के बीच में बीजेपी कैंप में, उम्मीदवारों में, नेताओं में बीजेपी के क्या चर्चा हो रही है? देखिए, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं और जो हारे हैं या जो जीते हैं, सबके मन में एक तरीके से धुकधुकी चल रही है कि आखिर वो जीत पाएंगे, उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, जो रिपोर्ट कार्ड आया है उसमें उनका क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, जब आप नीरज से बात कर रहे थे कि ये जो 14 हारी हुई सीटें हैं उसकी समीक्षा किसने किया? यूपी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि देश के सबसे हार्ड टास्क मास्टर सुनील बंसल ने किया। वो उसके प्रभारी हैं हारी हुई सीटों के, और उनकी बातें आपने की तो उसमें जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, साथ ही साथ विनिबिलिटी और साथ ही जो 75 साल की उम्र सीमा है, ये सब क्राइटेरिया है जिसको लेकर टिकट कटेंगे और लगभग 30 से के करीब ये टिकट कटने की संभावना है। यानी जो सीटें जीती हैं उनमें भी जो प्रत्याशी हैं उनके भी टिकट कटेंगे और जो 14 सीटें ये हारे थे उनके भी प्रत्याशियों के जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनके भी टिकट कटेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर, चाहे वो केंद्रीय कार्यालय का हो चाहे यूपी का कार्यालय हो, वहां पर भीड़ लगातार चल रही है माननीय सांसदों के और प्रत्याशियों के। तो ये है क्राइटेरिया। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप वीरेश। आप कह रहे 30 टिकट कट सकते हैं, इसमें वो भी है जो जीते थे और वो भी है जो हारे थे। आइए अब आपको अवध क्षेत्र का गणित बता देते हैं। ये बड़ा क्षेत्र, कुल लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 23 और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की थी, विजय प्राप्त की थी। इस बार वहां पर क्या हो सकता है? 23 में से 20 तो बीजेपी ने जीत ली थी, सिर्फ 3 सीटें हारी थी, तो वहां पर इस बार क्या हो सकता है ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा पूर्वांचल की बात करते हैं। आइए आपको बताएं, कानपुर में सबसे पहले अवध क्षेत्र की बात कर लें। 2019 में सत्यदेव पचौरी जीते थे, इस बार 76 साल की उम्र है, उनका टिकट कट सकता है। अभी हम आपको अवध क्षेत्र की बात बता रहे हैं। बहराइच में अक्षयवर लाल 2019 में जीते थे, 2024 में 77 साल की उम्र चूंकि हो चुकी है, उनका टिकट कट सकता है। इसके अलावा आपको बताएं, बाराबंकी में उपेंद्र सिंह 2019 में विजयी रहे थे, 2024 में यहां पर पार्टी नया चेहरा दे सकती है। ये अवध क्षेत्र की सीटों के बारे में हम बता रहे हैं आपको। जो जीते थे वहां भी नया चेहरा संभव है।
23 में से 20 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी लोकसभा की। कुल 23 सीटें हैं यहां पर और 20 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो इस बार यहां पर क्या हो सकता है, आइए नीरज पांडे से समझते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज पांडे। नीरज, अवध क्षेत्र के बारे में आपके पास क्या इनपुट है? देखिए राजेंद्र, अवध एक ऐसा क्षेत्र है जहां से पूरे देश में राममय पूरा देश हो चुका है, राममय माहौल है। पिछली बार 23 में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जो 3 सीटें नहीं आई थी अंबेडकर नगर समेत कई जो 3 सीटें। मुझे ऐसा लगता है कि राम के इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी उन 3 सीटों पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रही है और इसके लिए कई रणनीति भी अपनाई जा रही है। माना यह जा रहा है कि जैसे अंबेडकर नगर है, वहाँ पे भी कुछ बदलाव किया जा सकते हैं, कुछ बाहर के लोगों को लाया जा सकता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी का गठन किया गया। ज्वाइनिंग कमेटी कल रात में भी बैठक हुई है राजेंद्र, और उस बैठक में अंबेडकर नगर को लेकर भी डिस्कशन हुआ है। तो ये सारी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जिन सीटों पर आप कमजोर रहे हैं, किन कारणों से वहाँ चुनाव हारे, उन कारणों का पता भी लगाया जाए, उन कारणों को पूरा भी किया जाए। और इस बार कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की, खासकर उन जगहों पे जहां भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत सकती है। तो अवध तो भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ रहा है और हमेशा से रहा है। और इस बार जब राम की प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है, जो उनका कोर एजेंडा रहा है और पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई पड़ रही हो, तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अवध क्षेत्र में 100% रिजल्ट ला सकती है। और इसीलिए भाजपा ने बहुत ही डीप रूटेड काम शुरू किया है। और उसमें चाहे आप माइक्रो मैनेजमेंट बूथ का ले लीजिए, चाहे नेताओं का मैनेजमेंट ले लीजिए, सीट पे दूसरे पार्टियों से लोगों को लाने का मैनेजमेंट ले लीजिए, ये सारी स्ट्रेटजी उसमें अपनाई गई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस अपने उन इलाकों में रखा है जहां वो बहुत मजबूत है। 100% परिणाम जी अवध में प्राप्त करने का प्रयास बीजेपी के द्वारा, और इसके लिए सारे प्रयास बीजेपी कर रही है। आइए अब आपको पूर्वांचल का गणित बताते हैं। पूर्वांचल भी एक बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, यहां पर कुल लोकसभा सीटें हैं 26 और 2019 के यानी पिछले चुनाव में 19 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीत ली थी। हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल में गोरखपुर भी है, जहां से विधायक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वो पूरा क्षेत्र उनका प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। इस बार क्या स्थिति रहेगी, बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि 26 में से वीरेश 19 सीटें ही बीजेपी के पास थीं और 7 सीटें बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, वहां भी पूर्वांचल में बीजेपी को कुछ कंसिडरेबल लॉसेस हुए थे। इस बार चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? देखिए, लालगंज की सीट हो, जौनपुर की सीट हो, गाजीपुर की सीट हो और इस तरह की जो सीटें, घोसी की सीट हो, भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, इसलिए इस बार सभी सीटें जितनी हैं वहां पर प्रत्याशी बदल दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। चाहे वो हरिनारायण राजभर घोसी में हो, चाहे वहां पर नीलम सोनकर लालगंज में हो, केपी सिंह जौनपुर में हो, मनोज सिन्हा एलजी हैं तो वो लड़ेंगे नहीं। तो ये गठबंधन को दे दी जाएंगी या प्रत्याशी बदल दिए जाएंगे। जैसे लालगंज में नीलम सोनकर को टिकट नहीं मिल रहा है, संगीता आजाद जो बसपा से जीती थी उनको टिकट दे दिया जाएगा। केपी सिंह जो जौनपुर से लड़े थे भाजपा से, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। वहां निषाद पार्टी राजभर को दिया जा सकता है और उस पर धनंजय सिंह लड़ सकते हैं। यही गाजीपुर में होने वाला है। गाजीपुर में भी या तो राजभर को या गठबंधन को देकर वहां से राजभर के परिवार को लड़ाया जा सकता है। घोसी से हरिनारायण राजभर को नहीं मिलने वाला है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं। आप बड़ी खबर ये दे रहे हैं वीरेश। आपकी बात में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सारे टिकट यहां पर नए लोगों को दिए जा सकते हैं। अब जिनका टिकट पक्का है, आइए अब आपको उनके बारे में बता दें। ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से इनका टिकट पक्का माना जा रहा है। अजय मिश्र टेनी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका लखीमपुर खीरी से, अभी वर्तमान में वहीं से सांसद हैं, उनका टिकट पक्का माना जा रहा है। लेकिन जिनके टिकट पर सस्पेंस है, आइए उनके बारे में भी आपको बता दें। वरुण गांधी पीलीभीत सीट से सिटिंग एमपी हैं, उनके टिकट पर सस्पेंस है। उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं और लंबे समय से मेनका गांधी बीजेपी की सांसद रही हैं, उनके टिकट पर भी संशय है। अब क्यों है, आइए समझते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ हैं, नीरज पांडे के पास चलते हैं। नीरज, जिन टिकट्स पे सस्पेंस है और टिकट हमने कंफर्म बताए हैं, इनके कारण भी दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, टिकट जिनके कंफर्म हैं वो तो इसलिए कंफर्म है क्योंकि उनकी जनता पे पकड़, उनकी मजबूती, क्षेत्र में प्रेजेंस, ये कारण है। जिनका टिकट कंफर्म नहीं है, जैसे आपने मेनका गांधी की बात है, मेनका गांधी की उम्र भी बहुत हो रही है, दूसरा उनका उस लेवल पे प्रेजेंस नहीं रहा सुल्तानपुर में जैसा होना चाहिए। तो हो सकता है कि मेनका गांधी
को रिप्लेस करके कोई नया चेहरा लाया जाए, या उनके पुत्र वरुण गांधी के साथ जो निगोशिएशन चल रहा है, हो सकता है पीलीभीत से उनको शिफ्ट कर दिया जाए सुल्तानपुर। ये कुछ कारण हो सकते हैं। ऐसे ही कई और नाम हैं जो आप ले रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि उनकी क्षेत्र में जो है ज़्यादा सक्रियता न होना और उम्र, यही दो फैक्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए अब उस पड़ाव में पहुंच चुकी है कि बहुत ज्यादा नेताओं के दबाव में। आपने कारण स्पष्ट कर दिया हमारे दर्शकों के सामने। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज और वीरेश, विस्तार से जानकारियां देने के लिए। और फिलहाल अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली की मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ भी नहीं लिखा इस कागज में। इस कागज में पहले पन्ने पे लिखा है कि 2 जीमेल के अकाउंट का डाउनलोड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद लिखा है कि हम आपके 3 फोन लेके जा रहे हैं। ना किसी केस का जिक्र, ना किसी ECIR का जिक्र, ना किस तहत वो विभव कुमार जी जो सीएम के PS हैं उनके घर आए हैं उसका जिक्र, क्या इन्वेस्टिगेट करने आए हैं उसका जिक्र, ना कोई सर्च, ना कोई पूछताछ, ना किसी कागज को देखना। बस 16 घंटे बैठ के गए। क्यों? क्योंकि पूरी मीडिया में माहौल बनाना था कि मुख्यमंत्री के PS के घर पे 16 घंटे रेड चल रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस बहाने बदनाम करना था। अरविंद केजरीवाल जी के जो समन भेजा गया था ईडी के द्वारा, उसकी सुनवाई है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? और ये माना जा रहा है कि अब नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, नजरिया स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं। और अब उन्होंने कल की छापों के बाद तो हर नकाब भी उतार दिया है। उन्होंने दिखावा भी खत्म कर दिया है कि किसी केस के तहत हो रहा है, किसी लिकर पॉलिसी के स्कैम के तहत हो रहा है, कोई घोटाला हो गया। अब तो बिना किसी केस के छापे मारे जा रहे हैं। एक बड़ा आरोप यहां पर मंत्री आतिशी का, वो कह रही है बिना किसी केस के ईडी छापे मार रही है तमाम बड़े नेताओं पर आम आदमी पार्टी के। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त हमारे पास लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। दावा है कि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं। माना जा रहा है कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज चल रहे हैं। अखिलेश यादव का प्रस्ताव है कि 7 लोकसभा सीटें आरएलडी ले, लेकिन उनमें से 4 सीटों पर आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। इसी को लेकर जयंत पर जाटों और कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का भारी दबाव। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में आने पर 2 सीटों पर आरएलडी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। 2 सीटें होंगी बागपत और मथुरा, और ये आरएलडी को दी जा सकती हैं एनडीए में। एक राज्यसभा की सीट भी राष्ट्रीय लोकदल को दी जा सकती है अगर यह फॉर्मूला सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो 2 लोकसभा सीटें बागपत और मथुरा देने की बात चल रही है आरएलडी को एनडीए में, और एक राज्यसभा सीट भी ऑफर करने की बात हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें ग्राफिक्स के जरिए। क्या करेंगे जयंत? सवाल यह है। अखिलेश का ऑफर क्या है? राष्ट्रीय लोकदल को वो 7 लोकसभा सीटें दे रहे हैं। एनडीए का ऑफर है लोकसभा की 2 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़े। कौन सी? बागपत और मथुरा। ये एनडीए का ऑफर है। एनडीए में आने पर अखिलेश का ऑफर है आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ें। 7 लोकसभा सीटें आरएलडी ले और उनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी के, और राज्यसभा की 1 सीट का ऑफर है एनडीए के द्वारा। ये सारी बात है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि जयंत की नाराजगी की खबरों में कितना दम है, और जो उनका नेगोशिएशन चल रहा है एनडीए कैंप के साथ, उससे जुड़ा अपडेट उनके पास क्या है। आशीष, देखिए, अब तो ऐसा लगता है कि कंक्लूजन के स्टेज पर है, जैसा सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं। अनलेस पॉलिटिक्स है, राजनीति है, डिरेल हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब तो अब ये कहा जा सकता है कि बहुत एडवांस स्टेज पर है। मैं आपको बता दूं, परसों रात बीजेपी की टॉप लीडरशिप से जो मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की बाकायदा मुलाकात भी हुई। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कम से कम 2 सीटों की जानकारी मुझे है, कैराना, मुजफ्फरनगर। जैसा आरएलडी सोर्सेज इंडिकेट करते हैं कि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उनके सिंबल पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतारे, और इसको लेकर के नाराज़गी। दूसरा, इंडिया अलायंस जिस तरह से टूट रहा है, बिखर रहा है,
उस मामले को लेकर के। तीसरा एक विनेबिलिटी फैक्टर भी कहीं ना कहीं असेसमेंट था आरएलडी का कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के अगर वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ें तो संभव है कि एक भी सीट ना जीत पाएं। इस बीच ऐसी सूरत में बीजेपी के साथ निगोशिएशन शुरू हो गए हैं और जिस तरह के इंडिकेशन से 3 से 4 सीटों पर बात चल रही है। एक राज्यसभा सांसद वो खुद हैं जयंत चौधरी, इसलिए संभव है कि एक राज्यसभा का पद उनको ऑफर कर दिया जाए और 2 से 3 सीटों पर आरएलडी और बीजेपी के बीच में बातचीत बन जाए और ये बहुत बड़ी खबर होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी अगर ये फैसला कर लेती है, जैसा कि लगता है, मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं कि तकरीबन तय है कि अब ये दोनों पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए इसी वजह से टाइट लिप्ड है इनके नेशनल प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी, मैंने उनसे प्रतिक्रिया मांगी, वो तक कुछ नहीं कह रहे हैं। जयंत चौधरी चुप हैं। सबको मेरी जानकारी के मुताबिक ये इंडिकेट कर दिया गया है कि अभी इस पर कुछ नहीं बोलना है अनलेस की आखिरी मोहर लग जाए। मैं पहले आपको बता दूं कि इसके पहले भी कुछ महीने पहले भी आरएलडी ने बीजेपी की टॉप लीडरशिप से बात की थी जयंत चौधरी ने, बात तब बन नहीं पाई थी। अब ऐसा हमें संकेत मिल रहा है कि संभव है कि बहुत जल्द इस अलायंस की घोषणा हो सकती है। आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ी है। एनडीए में टीडीपी की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, उनका आज दिल्ली दौरा है। वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से बात हुई है, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है। इसके अलावा सीएम रमेश ने चंद्रबाबू नायडू की बात करवाई है, यह भी सूत्रों के हवाले से सूचना हमारे पास है। चंद्रबाबू के करीबी सांसद की अमित शाह से मुलाकात हुई है। बीजेपी सांसद सीएम रमेश ने अमित शाह से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर। एनडीए में टीडीपी की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी क्रम में चंद्रबाबू नायडू का आज दिल्ली दौरा है। हमारे सहयोगी आशीष इस बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां लेकर हैदराबाद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू कब रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए आशीष, और क्या अब तक सारी घटना हुई है, कैसे ये कयास लगाए जा रहे हैं, इसका आधार बताएं। जी देखिए, आज दोपहर बाद चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा से एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में शाम में उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से होगी। अगर हम बात करें पूरे इस घटनाक्रम की, ये मुलाकात से पहले का जो क्या पूरा दौर रहा है, क्या पीछे चलता रहा, पर्दे के पीछे क्या चलता रहा। पिछले 2 महीनों से टीडीपी का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में था। दोनों के बीच में चुनावी गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही थी। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होने हैं। लोकसभा की जहां 25 सीटें आंध्र प्रदेश में हैं, वहीं विधानसभा की 175 सीटें हैं और इसी सिलसिले में लगातार दोनों पार्टियों में के बीच बातचीत हो रही थी। और कल शाम सीएम रमेश, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं और किसी ज़माने में चंद्रबाबू नायडू के करीबी रहे, और या कहें तो अभी वो चंद्रबाबू नायडू के हैदराबाद में पड़ोसी भी हैं। उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है। उसके बाद अमित शाह की बात फ़ोन पर चंद्रबाबू नायडू से होती है। टीडीपी प्रमुख को कहा जाता है, उनसे गुजारिश की जाती है, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो तुरंत दिल्ली पहुंचे। और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, जो उस समय चित्तूर में थे, एक पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे, इलेक्शन कैंपेन में चित्तूर में थे, वो विजयवाड़ा लौटते हैं और उसके बाद आज दोपहर के बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे और ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से बीजेपी 10 सांसदों की मांग कर रही है, संसद सीट की मांग कर रही है और इसी के ऊपर फाइनल नेगोशिएशन होगा और आधिकारिक रूप से मुहर लग जाएगी टीडीपी के एनडीए में वापसी की। ये बड़ी बात होगी। एनडीए के कुनबे में अगर टीडीपी वापस आती है, जुड़ती है, तो ये दक्षिण में एनडीए के प्रोस्पेक्ट्स को मजबूत करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बातचीत जो सीट शेयरिंग को लेकर हुई है, क्या फाइनल हो गई है या फाइनल होने के बहुत करीब है आशीष? जी देखिए, अगर हम बातचीत की बात करें, जैसा मैंने पहले बताया कि 2 महीनों से ये लगातार बातचीत चल रही थी और अब ये बिल्कुल फाइनल लेग में है, आखिरी दौर में ये बातचीत है। और जब दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व बैठते हैं, मुलाकातें होती हैं, जिसका मतलब होता है कि आधिकारिक रूप से उस पर कुछ फाइनल मुहर लगेगी। अब कितनी सीटें टीडीपी देती है बीजेपी को, ये देखना हो, क्योंकि टीडीपी एक ताकतवर पार्टी है आंध्र प्रदेश में। टीडीपी के सामने विधानसभा जीतने का भी लक्ष्य है और लोकसभा में तो परफॉर्म करने का लक्ष्य ही है। बीजेपी को भी ये मानना है कि टीडीपी के सहारे वो दक्षिण में पैर पसार सकती है। गौरतलब है कि अगर हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीटों की, लोकसभा सीटों की बात करें तो दोनों मिलाकर 42 सीटें होती हैं। तेलंगाना में बीजेपी मजबूत है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी कमजोर है और इसीलिए आंध्र प्रदेश में उनको टीडीपी की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका आशीष शाह इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।
आशीष हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे और इसी बीच में एक बड़ी खबर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये ताजा अपडेट। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। खबर यह है कि पीएम मोदी बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात के दौरान कैबिनेट विस्तार और लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर उनकी बातचीत हो सकती है। रवाना हो चुके हैं पटना से दिल्ली के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ज्यादा जानकारियां प्राप्त करते हैं, क्या बातचीत हो सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री के साथ और क्या चर्चा हो सकती है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। प्रकाश जी राजेंद्र, देखिए आज जो प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है वो औपचारिक मुलाकात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा है जिसमें नीतीश कुमार जाएंगे। न सिर्फ प्रधानमंत्री से बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं बल्कि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारी बातें होती है जो पार्टी स्तर पर बात होती है, चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे कैंडिडेट्स का मामला हो। तो बिहार के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो चुनावी मुलाकात हो सकती है जेपी नड्डा के साथ और अमित शाह के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री से जो मुलाकात होगी वो एक औपचारिक मुलाकात है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो बिहार के संदर्भ में पहले से ही प्रधानमंत्री को कहा गया हो और आगे भी उसका कुछ देखने को मिलेगा। कि जैसे लोग कह रहा है कि ये जो उनकी मांग थी कि 90 और 10 का अनुपात हो जो खर्च होता है राज्य में, उसको लेकर जो केंद्र से अंश मिलता है, केंद्रांश मिलता है और बिहार से जो खर्च होता है, तो उसके सिलसिले में वो आगे बात बढ़ा सकता है। लेकिन फिलहाल ये ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इस मांग को लेकर जाते तो अपने साथ में वित्त मंत्री को लेकर जाते या दूसरे जो मंत्री हैं वो लेकर जाते, लेकिन नीतीश कुमार के साथ संजय झा जा रहे हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि औपचारिक मुलाकात है। और इसके अलावा नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं के साथ ही अपने भी वहाँ के जो विधायक सांसद हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और आगे चुनाव पर चर्चा करेंगे। जी। और चूंकि वहाँ पर किस्म किस्म की बातें हो रही हैं, कई बयान आ रहे हैं, इस दृष्टिकोण से भी गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, उनसे उनकी मुलाकात हो रही है। इस दृष्टिकोण से भी ये मुलाकात महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रकाश देखिए, बात ये नहीं है कि बिहार में बहुमत जो आप कह रहे हैं कि बहुमत सिद्ध करने को लेकर क्या कोई परेशानी है, क्या कोई अड़चन है। जैसे जीतन राम मांझी दबाव लगातार बना रहे थे, लेकिन उनके बेटे ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें जो विभाग मिला है वो साथ में है और मंत्रिमंडल में जो 2 मंत्री पद मांग रहे थे ऐसी चर्चा अब तक कोई नहीं है। ये ज़रूर है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अमित शाह से बात हो सकती है, जेपी नड्डा से बात हो सकती है कि किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाए, वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए जाएंगे। लेकिन ये जो जैसा कि पहले से बताया जा रहा है कि अब बहुमत साबित होने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है वो होंगी, ज़रूर होंगी बातें। जी, बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी पूरे दमखम से चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने गढ़ कहे जाने वाले अमेठी और रायबरेली में भी जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। चर्चा है कि इस बार कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। राहुल वायनाड से सांसद हैं। चर्चा भी है कि सोनिया गांधी भी तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। अमेठी रायबरेली ये उत्तर प्रदेश के 2 शहर नहीं, लोकसभा की 2 सीटें नहीं, ये पहचान है गांधी परिवार की। अमेठी और रायबरेली ये वो सीटें हैं जहां गांधी परिवार का दबदबा रहा है और इस दबदबे को कभी कभार ही चुनौती मिली है। लोकसभा चुनाव के लिए अब चंद दिन शेष हैं, ऐसे में सिर्फ चर्चा अमेठी और रायबरेली में है। अटकलें हैं, अफवाह है। क्या गांधी परिवार इस बार अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा? क्या सुरक्षित सीट की तलाश में राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी भी दक्षिण का रुख करेंगी? क्या अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का चुनावी कनेक्शन टूट जाएगा? ये अटकलें इसलिए है क्योंकि जमीन पर चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है, लेकिन अमेठी और रायबरेली में अब तक गांधी परिवार की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा। बात अमेठी की करें तो 2019 के बाद राहुल गांधी ने खुद को अमेठी से दूर कर लिया है। 2019 में मिली हार के बाद राहुल गांधी महज 4 बार अमेठी गए
एक बार राहुल लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक के लिए गए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल 2 बार प्रचार के लिए अमेठी गए थे। अमेठी और रायबरेली में एक्टिव रही प्रियंका गांधी की सक्रियता भी अब अमेठी में नहीं दिखती है। हालांकि कोरोना के समय राहुल ने अमेठी के लिए दवाएं और दूसरे जरूरी सामान भिजवाए थे, लेकिन राहुल गांधी की सक्रियता अमेठी में वैसी नहीं दिखती। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल अमेठी से अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि जमीन पर एक्टिव कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से दक्षिण भारत की पदयात्रा उन्होंने किया था, उसी तरह से उत्तर भारत पदयात्रा कर रहे हैं और अमेठी भी उनकी यात्रा होगी, गुजरेगी। इस बात को जो है, क्योंकि उनका क्षेत्र आज का नहीं है, गांधी परिवार का ये पुराना रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। चुनाव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जो ये यात्रा अमेठी और रायबरेली होकर के जाने वाली है, निश्चित ही ये अमेठी के लिए शुभ संकेत है। अमेठी सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। अब तक इस सीट पर हुए 17 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव में कांग्रेस सिर्फ 3 बार 1977 में भारतीय लोक दल से, 1998 में बीजेपी से और 2019 में बीजेपी से चुनाव हारी है। यानी कागज पर कांग्रेस मजबूत है, लेकिन जानकार कहते हैं कि शायद कांग्रेस को अब लग रहा है कि जमीन पर हालात पहले जैसे नहीं है। बीजेपी तो चाहेगी सारा भारत ही वो जीते, पर उत्तर में बीजेपी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है राम टेम्पल के बाद। तो मैं समझता हूँ इसलिए वो दक्षिण में आ रहे हैं। दक्षिण में बीजेपी इज स्लाइटली वीकर, so therefore for them it is coming here if it is going to happen that way। राहुल फिलहाल वायनाड से सांसद हैं, ऐसे में वो फिर वायनाड से लड़ सकते हैं। राहुल अगर अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते तो उन पर अड़छोड़ का ठप्पा लगेगा, यानी बीजेपी के डर से अपनी परंपरागत सीट छोड़ने का आरोप लग सकता है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि राहुल अमेठी नहीं छोड़ेंगे। उतराव चढ़ाव लगा रहता है, अमेठी उनका घर है और घर की तरह हमेशा प्यार किए सदैव से। 2024 में राहुल जी और दीदी प्रियंका गांधी गांधी परिवार का ही मेंबर होगा। यहाँ गांधी परिवार जरूर आएगा अमेठी और चुनाव लड़ेगा और जीत का परचम होगा। गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा अमेठी। चर्चा सिर्फ अमेठी को लेकर ही नहीं, चर्चा रायबरेली को लेकर भी है। चर्चा है कि सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। तेलंगाना की मेडक, नलगोंडा या खम्मम सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इन अटकलों को चर्चा मिली तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद। सूत्रों के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी से तेलंगाना से चुनाव लड़ने की अपील की। इतना ही नहीं, सोनिया अगर तेलंगाना से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती तो उन्हें तेलंगाना से राज्यसभा भेजने की चर्चा भी है। चर्चा सोनिया को हिमाचल से राज्यसभा भेजने की है। सोनिया गांधी की खराब सेहत के कारण पहले भी अटकलें लगती रही हैं कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बार तेलंगाना से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। उसके पीछे वजह शुद्ध राजनीतिक है। मैं ये समझता हूँ कि in तेलंगाना the seats will be more helpful to सोनिया गांधी उत्तर से ज़्यादा। तो उत्तर से तो इसलिए लगता है मेरे को सोनिया गांधी अगर कंटेस्ट करे तो यहाँ से कर सकती हैं। अगर देखिए सोनिया गांधी कहीं नॉर्थ से खड़ी होती है और उनको हरा देती है बीजेपी, तो इनके कांग्रेस के फेस में बहुत ही उनकी नाक कट जाएगी। तो समझते हैं अगर वो तेलंगाना से खड़ी हो तो वो जीत सकती हैं। तो ये बात उनके लिए माउथ फेस सेविंग होगा। उनके लिए तेलंगाना विल बी ए ईजियर ऑप्शन। अमेठी की तरह रायबरेली भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। रायबरेली से कांग्रेस अब तक सिर्फ 3 बार चुनाव हारी है। रायबरेली से कांग्रेस को 1977 में भारतीय लोक दल, 1996 में बीजेपी, 1998 में बीजेपी के हाथों हार मिली थी। 2019 में कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ 1 अमेठी सीट जीती। तब से अब तक जमीन पर सियासत बहुत बदल चुकी है। तेलंगाना कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि सोनिया या प्रियंका गांधी दोनों में से गांधी परिवार का कोई एक नेता तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करे। इससे सूबे के 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने का तर्क दिया जा रहा है। साथ ही दक्षिण में 132 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की मजबूती का तर्क दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पहले से वायनाड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में सोनिया भी अगर रायबरेली छोड़ती हैं तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने उत्तर भारत में अपनी कमजोरी मान ली है। एक बड़ी खबर मिल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की शिकायत पर जो सुनवाई हुई है उस पर शाम को 4 बजे फैसला आएगा। केजरीवाल
ईडी के समन पर 5 समन पर भी हाजिर नहीं हुए। इसी शिकायत को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची ईडी और उसकी अर्जी पर सुनवाई हुई है। शाम 4 बजे कोर्ट अपना ऑर्डर देगा। इस मामले में बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जो कि 5 समन के बाद जब हाजिर नहीं हुए तो ईडी उनकी शिकायत लेकर पहुंची राउज एवेन्यू कोर्ट और अब शाम के 4 बजे कोर्ट अपना ऑर्डर देगी। इस मामले में कोर्ट का निर्णय ईडी की अर्जी पर आएगा शाम के 4 बजे। बड़ी अपडेट दिल्ली से, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी पहुंची राउज एवेन्यू कोर्ट तब जब वो 5 समन के बाद उसके सामने प्रस्तुत नहीं हुए और अब शाम के 4 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई हो गई, शाम के 4 बजे फैसला आएगा। देखते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट क्या निर्देश देती है इस मामले में। शाम के 4 बजे कोर्ट का ऑर्डर आना बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ओडिशा पहुंची है। राउरकेला में राहुल गांधी वेद व्यास मंदिर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की है। तस्वीरें देखिए आप, ओडिशा के राउरकेला से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी राउरकेला पहुंचे और यहां पर देखिए वेद व्यास मंदिर वो ऐसे पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उत्तर पूर्व से मणिपुर से शुरू हुई उनकी यात्रा अब ओडिशा के राउरकेला पहुंची है। ये वेद व्यास मंदिर है और देखिए वहां के पुरोहित उनको पूजा अर्चना करवा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी अपडेट देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने की पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र पर नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के ऑफिस में घुसने की कोशिश करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक किस मकसद से फर्जी आईडी पर घुसा, पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल इसका कोई पता अभी तक टेरर एंगल से कोई इसका पता नहीं चला है। जानकारी के मुताबिक ये किसी से जालसाजी करने के इरादे से अंदर घुसा था। आरोपी से स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसियां भी अपनी पूछताछ कर चुकी हैं।